हेलो स्टूडेंट, आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में जाने। व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन Electromagnetic induction is a process by which we can generate the electricity in a coil. We can produce an electricity, that is the current in a coil. यह एक प्रोसेस है जिसके जरिए हम किसी कॉइल में इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं। कैसे पैदा कर सकते हैं? The phenomenon, how can we define it? The phenomenon in which a momentary current produced in a coil by constituting the relative motion between a magnet and a coil is called electromagnetic induction. The produced current is known as induced current. ठीक है। कहता है कि coil, we take a coil and this coil is connected to a galvanometer. इस coil को हम एक galvanometer से कनेक्ट करें, ठीक है, galvanometer से कनेक्ट करें and we take a bar magnet. हम एक बार मैग्नेट, ठीक है। The axis of the bar magnet and the axis of the coil are same, are coaxial. इस बात का हमको ध्यान रखना है कि axis of the magnet and the axis of the coil should be coaxial. In the first case, we bring the north pole towards the coil. हम नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट के नॉर्थ पोल को हम कॉइल की तरफ ले जाते हैं। जैसे ही मैग्नेट एक निश्चित दूरी तक पहुंचता है कॉइल से, we observe a deflection in the galvanometer. हमें गैल्वेनोमीटर में एक डिफ्लेक्शन महसूस होती है, दिखाई देती है। इसका अर्थ है कि इस कॉइल में एक करंट इंट्रोड्यूस हुई है, एक करंट प्रोड्यूस हुई। जैसे जैसे मैग्नेट कॉइल के करीब आता है, डिफ्लेक्शन भी बढ़ते जाता है। इसका अर्थ है कि जो करंट इसमें इंड्यूस हुई है वह करंट का मैग्नीट्यूड भी बढ़ते जाता है। When the magnet completely inserted, ठीक है, completely inserted inside the coil,
जब मैग्नेट को कंप्लीटली कॉइल के अंदर जो है कर देते हैं, तो वैसी स्थिति में एक गैल्वेनोमीटर की जो डिफ्लेक्शन होती है वो मैक्सिमम हो जाती है। अर्थात द करंट इंड्यूस इन द कॉइल हैविंग द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, यानी उस करंट का मैग्नीट्यूड भी मैक्सिमम हो जाता है। नाउ कीप द कॉइल मैग्नेट स्टेशनरी। अब मैग्नेट को स्टेशनरी कर देते हैं, तो हम क्या पाते हैं कि जो नीडल है गैल्वेनोमीटर का वापस घूमकर 0 पर चला आता है, 0 पर। यह बताता है कि अब कॉइल में कोई करंट नहीं। फिर हम मैग्नेट को बाहर की ओर खींचते हैं। जैसे ही बाहर की ओर हम खींचना प्रारंभ करते हैं, फिर जो है गैल्वेनोमीटर के नीडल में डिफ्लेक्शन होता है, बट नाउ इन दिस केस इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन होता है। जैसे जैसे मैग्नेट बाहर आते जा रहा है बाहर की ओर, वैसे वैसे डिफ्लेक्शन भी कम होते जा रहा है। ठीक है। व्हेन द मैग्नेट इज ब्रिंग द फार अवे फ्रॉम द कॉइल, जब मैग्नेट जो है कॉइल से काफी दूर हो जाता है, तब यह नीडल पुनः घूमकर क्या आ जाता है, 0 पर आ जाता है। तो हमने क्या पाया कि जैसे जैसे मैग्नेट बाहर की ओर आ रहा है, करंट तो इंड्यूस हो रही है कॉइल में, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और जब यह मैग्नेट इस कॉइल से काफी दूर हो रहा है, हो जाता है, तब इसका नीडल 0 पर आ जाता है। इसका अर्थ है कि इस कॉइल में अब कोई करंट। ठीक है। अब हम मैग्नेट को पलट देते हैं। साउथ इधर आ गया, नॉर्थ इधर आ गया, और इसी प्रक्रिया को फिर दोहराते हैं। तो हम पाते हैं कि पहली बार केस में जो राइट वार्ड में डिफ्लेक्शन था, अब जो है यह जो है लेफ्ट में डिफ्लेक्शन हो रहा है। जैसे जैसे मैग्नेट कॉइल के नजदीक आता है, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन भी जो है बढ़ती जाती है, और वह अब इस बार बाईं ओर हो रही है, यानी उल्टी दिशा में। जो सब जब नॉर्थ पोल जो लाए थे उसकी तुलना में अब इस बार उल्टी दिशा में। जब यह मैग्नेट कंप्लीटली इसके अंदर इंसर्ट हो जाता है, तब वैसी स्थिति में डिफ्लेक्शन बाईं ओर जो हो रहा है वह मैक्सिमम होता है। इसका अर्थ है कि इस बार जो करंट इंड्यूस हो रही है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, मैक्सिमम। ठीक है। फिर जैसे ही हम मैग्नेट को अब मूव अवे की तरफ यानी कि पुश अवे करते हैं, अब इसको बाहर की ओर निकालते हैं, तो फिर डिफ्लेक्शन होती है। यानी एक बार इंसर्ट करने के बाद जब स्टेशनरी हो जाता है, तो बाईं ओर जो डिफ्लेक्शन था वह घूमकर 0 पर हो जाता है। इसका अर्थ है कि कॉइल में कोई करंट नहीं। जब मैग्नेट को पुनः बाहर की ओर लाते हैं तो फिर डिफ्लेक्शन होती है, लेकिन इस बार डिफ्लेक्शन राइट वार्ड होता है, यानी कि अब पहले की तुलना में विपरीत होती है, और यह मैक्सिमम होता है। जैसे जैसे इससे मैग्नेट कॉइल से दूर हो रहा है, डिफ्लेक्शन भी धीरे धीरे कम हो रहा है, और जब एक सर्टेन डिस्टेंस पर पहुंच जाता है, तब यह डिफ्लेक्शन घटकर 0 हो जाता है। अर्थात अब इस कॉइल के अंदर कोई करंट। तो यहाँ हमने देखा कि द कॉइल इज केप्ट स्टेशनरी, कॉइल को स्थिर रखा गया। ओनली द मैग्नेट इज मूव टुवर्ड्स द कॉइल और अवे द कॉइल। यहाँ पर हमने मैग्नेट को मोशन में रखा, कॉइल की ओर ले जाते हैं या कॉइल से दूर ले जाते हैं। अब इसके विपरीत हम करते हैं। अब मैग्नेट को हम स्थिर रख देते हैं और कॉइल को हम मैग्नेट की ओर लाते हैं और मैग्नेट से दूर ले जाते हैं। तो दोनों ही परिस्थिति में हमें वही रिजल्ट देखने को मिलता है
जो पहले मैग्नेट के साउथ पोल और नॉर्थ पोल को कॉइल की तरफ ले जाते और उससे दूर ले जाते समय हमको मिले। दिस इज द सिमिलर रिजल्ट। ठीक है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि दोनों में से कोई एक मोशन में होना चाहिए। दैट मीन्स द करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल एज लॉन्ग एज, यह तब तक इंड्यूस होती रहेगी ना टिल देन वन ऑफ आइदर मैग्नेट और द कॉइल शुड बी इन मोशन। दोनों में से कोई एक मोशन में होना चाहिए। ठीक है, तो यही दोनों में से किसी एक को आइदर मैग्नेट और द कॉइल शुड बी इन मोशन, यानी द करंट इंड्यूस इन द कॉइल एज लॉन्ग एज आइदर मैग्नेट और द कॉइल बी इन मोशन। That is why we use the word relative motion between a magnet and a coil. दोनों में से किसी एक को मोशन में होना चाहिए, तब तक करंट जो है इंड्यूस होती रहेगी। अब एक जो क्वेश्चन यहां है कि क्या है इसी बात, वी नो, हम जानते हैं कि ए मैग्नेट इमर्ज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। एक मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है इमर्ज होती है। कहां से? नॉर्थ पोल से। एंड ऑल द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मर्ज एट द साउथ पोल। These magnetic lines are crowded near the pole and it go away from the pole। जैसे जैसे as we go away from the pole, जैसे जैसे पोल से हम दूर जाते हैं, these field lines going apart from each other। ये सभी फील्ड लाइनें जो है एक दूसरे से दूर होती चली जाती है, यानी एक्सपेंडिंग होती हैं, और पोल के नीचे काफी जो है क्लोज होती है, यानी वहां जो है सबसे अधिक डेंसिटी होती है। यदि यूनिट एरिया में हम यदि काउंट करें द नंबर ऑफ द फील्ड लाइंस इन यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया में नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को हम जज करें, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये फील्ड लाइंस है, ठीक है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल, तो इससे जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है आप देखें, तो इस तरह हम देखें, यदि यहां पर एक छोटी सी एरिया की कल्पना करें, फिर यहां छोटी सी एरिया की हम कल्पना करें, फिर यहां छोटी सी एरिया की कल्पना करें, यहां छोटी सी एरिया की कल्पना करें, ईच हैव द सेम एरिया, द नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासेज दिस एरिया इज ग्रेजुअली डिक्रीजेज। जैसे जैसे यह एरिया हम दूर होते जाते हैं, एरिया हमारा यूनिट एरिया सेम है, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डिक्रीज कर रही है, और जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, इस यूनिट एरिया से होकर गुजरने वाली फील्ड लाइन की संख्या बढ़ती जाती है। ठीक है, तो ये द मेन फेनोमेना इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासेज थ्रू दिस एरिया। यह मुख्य रूप से इस बात पर निर्भर करती है कि इससे कितनी फील्ड लाइन इससे गुजरती है। जितनी ही फील्ड लाइंस गुजरेगी, द इंड्यूस करंट भी उतनी ही बढ़ेगी। तो हम जब एक मैग्नेट को करीब लाते हैं, तो इस मैग्नेट से निकलने वाली जो फील्ड लाइंस है वह इस कॉइल से होकर गुजरती है। जितना ही करीब लाते हैं, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासेज थ्रू द कॉइल इज ऑल्सो इंक्रीजेज।
जैसे जैसे इसके हम करीब आते हैं, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इससे होकर जो गुजरती है, हम ये क्रॉस सेक्शन यदि एरिया हम मान लें तो ये क्रॉस सेक्शन यही है, ठीक है। तो इससे होकर गुजरने वाली जो फील्ड लाइंस की संख्या है, जैसे जैसे मैग्नेट करीब आएगा, इससे होकर गुजरने वाली फील्ड लाइंस की संख्या में इंक्रीजिंग होगी, बढ़ेगा। और जैसे जैसे यह बढ़ेगा, जो करंट इंड्यूस होती है उसकी वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी, उसकी मैग्नीट्यूड भी क्या होगी, बढ़ेगी। फिर जैसे ही हम मैग्नेट को मूव अवे करते हैं तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, जैसे अब एरिया यही रह गया, अब जैसे जैसे मैग्नेट को हम दूर ले जाएंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासेज थ्रू द कॉइल ऑल्सो डिक्रीज। तो करंट फिर इंड्यूस होगी, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगी, धीरे धीरे डिक्रीज करेगी। जब एक बार मैग्नेट को पूरी तरह अंदर कर देते हैं तो इसका अर्थ है कि जितनी फील्ड लाइंस इससे इमर्ज होती है, सभी की सभी फील्ड लाइन इस कॉइल से होकर गुजरती है। वैसी स्थिति में जो इंड्यूस करंट है उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, मैक्सिमम होती है। और जब बाहर कर देते हैं, कुछ दूर चला जाता है मैग्नेट, तब वैसी स्थिति में एक भी फील्ड लाइन इससे नहीं गुजरती है, जिसके कारण इसमें करंट इंड्यूस नहीं होती। तो ये मेन फेनोमेना, दैट इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। It is depend the current induced in the coil. It is depend on the number of the magnetic field lines passed through it. ठीक है। तो दोनों में से किसी एक को रिलेटिव मोशन में होना चाहिए। यदि हम कॉइल को भी लाएं मोशन में हो और यह स्टेशनरी हो, तो निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर रिमेन स्टेशनरी। तो कॉइल को नजदीक लाते हैं तो इससे फील्ड लाइंस इससे होकर पास करती है। और यदि इसको हम स्टेशनरी रखते हैं, मैग्नेट को मोशन में रखते हैं, तो इससे गुजरने वाली फील्ड लाइंस की संख्या में वृद्धि होती है। तो दोनों ही स्थिति में इस कॉइल में अब जो है करंट जीरो हो जाता है। जब मैग्नेट को स्टेशनरी कर देते हैं तब जितनी फील्ड लाइन इससे प्रोड्यूस होती है, एक बार तो इंटर कर गई, अब इसकी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो हम क्या पाते हैं, गैल्वेनोमीटर का इंडिकेटर नीडल जो है पुनः जीरो पर आ जाता है। इसका अर्थ है कि कोई करंट इंड्यूस नहीं हो रही है। जैसे ही हम मैग्नेट को मूव करते हैं फिर करंट इंड्यूस होती है। इसका अर्थ यह है कि इससे हो करंट तब तक इंड्यूस होगी, कॉइल से करंट तब तक इंड्यूस होगी कॉइल में, जब तक उससे होकर गुजरने वाली फील्ड लाइंस की संख्या में परिवर्तन होता रहेगा। ठीक है। यानी किसी भी कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना, किसी भी कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या में जब तक परिवर्तन होता रहेगा तभी तक उस कॉइल में करंट इंड्यूस होती रहेगी। अन्यथा फिर जब ऐसे ही परिवर्तन रुक जाएगा, यानी स्टेशनरी हो जाएगी, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फिक्स हो जाएगा, स्टेशनरी हो जाएगी, तब वैसी स्थिति में कोई करंट इंड्यूस नहीं होता। दिस इज द फेनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इज क्लियर? How can we determine the direction of the current induced in the coil? जो कॉइल में करंट इंड्यूस होती है उसे हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? It is determined by the Fleming right hand rule. Right hand rule क्या करता है? The first three finger of your right hand stretched म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तीनों फिंगर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर हम करें। इफ द फोर फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड,
thumb represent the direction of motion, then the middle finger will represent the direction of the induced current. Again listen, according to Fleming right hand rule, Fleming left hand right rule is used to determine the direction of induced current. Fleming right hand rule is used to determine the direction of induced current. ठीक है, तो करंट क्या कहता है, ये क्या कहता है, राइट हैंड रूल क्या है, राइट हैंड रूल क्या कहता है, द फर्स्ट थ्री फिंगर of your right hand stretched mutually perpendicular to each other. If forefinger represent the direction of magnetic field, thumb represent the direction of motion, then middle finger will represent the direction of induced current. ठीक है, तो इस नियम के जरिए we determine the direction of the induced current. Generator is based on this phenomena, electromagnetic induction. So in the next session I will talk on the generator. यद्यपि आपका जनरेटर सिलेबस से इस वर्ष डिलीटेड है, लेकिन फिर भी आई विल डिस्कस फॉर योर नॉलेज ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, that is the generator. Generator is based on the phenomena electromagnetic induction. Today, thanks.